दुर्योधन शकुनी और अपने भाई दुशासन के साथ चौसर खेल रहा था। वो बहुत खुश था और मदिरा पीकर पांडवों की मृत्यु और श्रुति से विवाह करने की बात से बहुत खुश नजर आ रहा था। वो शकुनी से कहने लगा, मामा श्री, देखा आपने किस तरह उन पांडवों को मैंने अपने रास्ते से हटा दिया। अब हस्तिनापुर का राज्य मेरा है, मेरा। इतना कहकर दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा और उठकर वहां से जाने लगा। शकुनी ने उसे रोका और पूछा, बीच में बाजी छोड़कर कहां जाने लगे भांजे? दुर्योधन ने नशे में जाते हुए उत्तर दिया, मामा श्री, इन सभी क्रियाकलापों के बीच मैं अपनी प्रेयसी का ठीक से नाम पूछना तो भूल ही गया था। आप इस अवसर का आनंद लीजिए और खेल जारी रखिए, मैं शीघ्र ही आता हूं। और वो वहां से श्रुति के कमरे की ओर जाने लगा। दूसरी ओर श्रुति कमरे में यहां से वहां घूम रही थी। इतनी रात में भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत परेशान थी। उसे उस आदमी के बारे में सोचकर फिक्र हो रही थी जिसे डिवाइस के बारे में शायद पता था। वो बस यहां से निकलकर किसी तरह रुद्र के पास जाना चाहती थी। तभी उसने उसके कमरे की ओर किसी के आने की आहट सुनी। वो समझ गई कि यह अवश्य ही दुर्योधन होगा, लेकिन इतनी रात में वो यहाँ क्यों आ रहा था? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी दुर्योधन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने श्रुति को मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगा, ए सुंदर स्त्री, हमें देखकर इतनी व्याकुल क्यों हो? हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम तो आपसे आपका नाम पूछना ही भूल गए थे। क्या नाम है आपका, मनमोहक नारी? अब हम शीघ्र ही आपसे विवाह करेंगे और हस्तिनापुर की रानी बनाएंगे। इतना कहते हुए दुर्योधन श्रुति के करीब आने लगा। श्रुति, जो अब तक उससे डरी हुई थी, उसने गुस्से से कहा, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की सोचना भी मत। दुर्योधन श्रुति की बात से गुस्से में भर गया, लेकिन कुछ सोचकर वो मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, हम आपसे विवाह के उपरांत ही इस विषय पर चर्चा करेंगे। और वो उस कमरे से बाहर निकल गया। दुर्योधन इस गुप्त कक्ष तक श्रुति के पास आया तो था, लेकिन वो नहीं जानता था कि महामंत्री विदुर ने उसके पीछे गुप्तचर लगाए थे, जो उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए थे। विदुर को श्रुति का पता तो लग चुका था। अब उन्हें ये सूचना पांडवों के पास जल्द से जल्द पहुंचानी थी, इसलिए उन्होंने अपना एक गुप्तचर पांडवों के पास भेज दिया ताकि वो श्रुति को यहां से निकाल सके। दूसरी तरफ शकुनी को उस व्यक्ति की याद आई जो उस डिवाइस के बारे में जानता था। उसने उसे अपने कक्ष में बुलवाया और उसके साथ मिलकर उस डिवाइस की जांच में लग गया। काफी समय बीतने के बाद भी दोनों किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन वो व्यक्ति उस डिवाइस को लगातार अपने हाथों में घुमा घुमा कर देख रहा था। शकुनी शंकित होकर उससे पूछने लगा, आप इतने समय से इस यंत्र को किसी चक्र की भांति घुमाए जा रहे हैं, किंतु अभी तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि वास्तव में ये वस्तु है क्या? क्या ये कोई अस्त्र है, कोई यंत्र है, या केवल एक धातु का टुकड़ा मात्र है? मैंने अपने जीवन में ऐसा विचित्र चमकता हुआ टुकड़ा नहीं देखा। मुझे तो ये कोई आकाशीय पिंड की भांति प्रतीत होता है, जो आकाश से धरती पर आ गिरा हो और उन लोगों को मिला हो जिनसे युवराज दुर्योधन ने इसे प्राप्त किया था। वो व्यक्ति उनकी बात सुनकर कहने लगा, ये कोई आकाशीय पिंड नहीं है, बल्कि मैं जहां तक समझ रहा हूं, ये एक ऐसा यंत्र है जो इस समय का नहीं है, क्योंकि जिस धातु का ये बना है, इस प्रकार की धातु का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ। ये कोई साधारण यंत्र नहीं है, ये एक ऐसा यंत्र है जिससे समय के चक्र को बदला जा सकता है।
उसकी बात सुनकर शकुनी चौंक कर अपनी जगह से खड़ा हो गया और चिंतित होकर कहने लगा, इस बात से आपका क्या तात्पर्य है? आप क्या कहना चाहते हैं कि इस यंत्र की सहायता से समय को बदला जा सकता है? यह असंभव है। कोई भी साधारण मनुष्य एक धातु के टुकड़े से समय के चक्र को कैसे बदल सकता है? उस व्यक्ति ने शकुनी की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, कोई मनुष्य साधारण हो सकता है, किंतु ये यंत्र असाधारण है। इसकी सहायता से समय को बदला जा सकता है या नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि समय को भेद कर एक समय से दूसरे समय में आया और जाया जा सकता है। शकुनी उसकी बात सुनकर प्रसन्नता से भर गया। वो उससे पूछने लगा, तो क्या तुम इसका इस्तेमाल करना जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं, किंतु मेरे गुरुजी ऐसे ही किसी यंत्र पर वर्षों से काम कर रहे हैं। वो अवश्य इसका प्रयोग करना जानते होंगे। शकुनी ने उस व्यक्ति की बात सुनकर सैनिक भेजकर उसके गुरु को लाने का आदेश दिया। उस व्यक्ति ने उसे रोकते हुए कहा, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही उन्हें सूचित कर दिया था, वो शीघ्र ही आते होंगे। उसकी बात सुनकर शकुनी जल्दी से उठकर श्रुति के कमरे की तरफ दुर्योधन को उस डिवाइस के बारे में बताने के लिए जाने लगा। दुर्योधन अभी भी श्रुति के कमरे के बाहर खड़ा था। वो बहुत गुस्से में था। शकुनी को देखकर वो पूछने लगा, मामाश्री, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शकुनी ने खुशी के साथ कहा, भांजे, उस यंत्र की गुत्थी सुलझ गई है। वो एक समय से दूसरे समय में यात्रा करने का यंत्र है। अब तुम उसका इस्तेमाल कर नियति को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। और वो जोर जोर से हंसने लगा। श्रुति कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो उनकी बात सुनकर घबरा गई। शकुनी दुर्योधन को उस व्यक्ति के गुरु के बारे में बताने लगा। भांजे, वो जिज्ञासु नामक व्यक्ति जो कल कार्यक्रम के बीच में आया था, उसी का गुरु उस यंत्र के प्रयोग में हमारा सहयोग करेगा। दुर्योधन शकुनी के साथ अपने कमरे की ओर जाने लगा। श्रुति भी छुप कर उनके पीछे आ गई। उनके कमरे में पहुंचने से पूर्व ही गुरुजी वहां पहुंच चुके थे। श्रुति भी छुपकर कमरे में आ गई थी, किंतु गुरुजी को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और चौंक कर बोली, क्या प्रोफेसर शास्त्री? वहीं दूसरी ओर आश्रम में पांडव रुद्र के साथ हस्तिनापुर महल में जाने की योजना बना रहे थे। उन्हें इंतजार था तो महामंत्री विदुर की सूचना का। पांचों पांडव और रुद्र एक साथ गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे, जहां सहदेव महल के बारे में रुद्र को बताने लगे। रुद्र, काका विदुर के द्वारा सूचना मिलते ही भैया अर्जुन और तुम नगर के बाहर से सैनिकों के भेष में राजभवन के पीछे प्रवेश करोगे। वैसे तो उस सुरंग के निकास पर पहरा रहता है, किंतु इसकी सूचना हम काका विदुर को दे देंगे। वो अंदर जाने में और वहां से निकलने में भैया अर्जुन और तुम्हारी सहायता करेंगे। सहदेव की बात सुनकर रुद्र अपनी जगह पे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने पांडवों से कहा, अब हम उस दुर्योधन को सबक सिखाएंगे। वो घमंडी इंसान मेरी श्रुति को जैसे मेरे सामने से ले गया था, मैं वैसे ही अपनी श्रुति को उसके महल से लेकर आऊंगा। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप सब मेरी इसमें सहायता कर रहे हैं। युधिष्ठिर रुद्र की बात सुनकर मुस्कुरा कर कहने लगे, रुद्र, तुम भले ही किसी और समय से आए हो, किंतु तुम यहाँ आकर हमारे साथ इतने समय से हो। हम इतना तो समझते ही हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, और उससे भी बड़ी बात, एक स्त्री का अपमान। हम सभी भाई तुम्हारे साथ हैं और शीघ्र ही श्रुति भी तुम्हारे साथ होगी। इसी बीच महामंत्री विदुर के गुप्तचर ने आश्रम में आकर पांडवों को सूचना दी कि महामंत्री विदुर ने 2 दिन बाद विवाह के दिन महल में आने के लिए कहा है। गुप्तचर की बात सुनकर रुद्र फिर से परेशान होने लगा। वह अब और इंतजार नहीं,
लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा। अगर मैं जिद नहीं करता अपने पास्ट में जाने की, तो आज सब कुछ ठीक होता। ये मेरी ही गलती थी जो श्रुति आज इन हालात में फंसी। उसे खुद पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो जोर से चिल्लाया, दुर्योधन! पांडव उसे देखकर उसकी परेशानी समझ रहे थे, लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने गुप्तचर को अपनी योजना बताई और काका विदुर को सूचित करने के लिए कहा। महल में विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। आज ही वो दिन था जब रुद्र अर्जुन के साथ महल में आकर श्रुति को छुड़ाने वाला था। महामंत्री विदुर ने अपने विश्वसनीय सैनिकों को हर उस जगह पर तैनात कर दिया था जहां से अर्जुन और रुद्र आकर श्रुति को यहां से ले जाने वाले थे। साथ ही उन्होंने एक दासी के हाथ ये संदेश श्रुति तक भी पहुंचा दिया था कि रुद्र सुरक्षित है और आज वो उसे यहां से छुड़ाने पांडवों के साथ आने वाला है। श्रुति को जब दासी ने बताया कि रुद्र उसे बचाने आएगा, ये बात सुनकर श्रुति बहुत खुश हो गई, पर फिर चेहरे से मुस्कान कम करते हुए खुद से बोलने लगी, रुद्र, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगे। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, पर तुम्हारी वो गलती मेरे जहन में इस कदर घुसी है कि मैं चाहकर भी उस पर तुम्हारी बाकी अच्छाइयों को हावी नहीं होने दे पाती हूँ। पर यह भी सच है कि मैं तुम्हें मुसीबत में भी नहीं देख सकती। बस कैसे भी जल्दी से हम दोनों अपने प्रेजेंट की दुनिया में चले जाएं। श्रुति जब से यहाँ लाई गई थी वो बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर यहाँ से निकलने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। दुर्योधन के आदेश पर दासियां श्रुति को दुल्हन के रूप में सजा रही थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। उसे अब बस यहाँ से निकलकर रुद्र के पास वापस अपने टाइम में पहुंचना था। दूसरी तरफ रुद्र अर्जुन के साथ घोड़ों पर सवार जंगल से होता हुआ नगर के पास पहुंच गया था। वहां अर्जुन ने उसे रुकने का इशारा किया और दोनों ने अपना भेष बदलकर सैनिकों का भेष धारण कर लिया और आगे बढ़ गए। महल से कुछ दूर अर्जुन ने रुद्र को एक बड़े पेड़ के नीचे चलकर रुकने के लिए कहा। रुद्र हस्तिनापुर का विशाल महल देखकर सरप्राइज था। महल को आज रोशनियों से सजाया गया था। रुद्र वहीं रुक गया और उसे देखने लगा। अर्जुन ने उसे चलने के लिए कहा, चलो रुद्र, हम यहाँ अधिक समय नहीं रुक सकते। किसी ने हमें देख लिया तो समस्या हो सकती है। रुद्र और अर्जुन दोनों आगे बढ़ गए और उस पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने घोड़े बांध दिए। वहां से वो पैदल सुरंग के द्वार तक गए, जहां पहले से मौजूद विदुर के सैनिकों ने उनके लिए सुरंग के ऊपर से पत्थर हटा दिए थे। दोनों सुरंग के रास्ते महल के अंदर चले गए। वहां महामंत्री विदुर उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। वहां से उन दोनों को लेकर वो उस कमरे के पास गए जहां श्रुति को रखा गया था। विदुर के इशारा करते ही रुद्र बिना सोचे समझे उस कमरे की तरफ जाने लगा, जहां अर्जुन ने उसे रोका और कहा, ठहरो रुद्र, वहां अवश्य ही दुर्योधन के सैनिक होंगे। अंदर जाने से पहले हमें कोई योजना बनानी होगी ताकि हम उनका ध्यान वहां से हटा सकें। अर्जुन की बात सुनते ही रुद्र ने पास ही जलते एक दिए से एक कपड़े में आग लगा दी और फिर वहीं पास में छुप गए। अर्जुन उसकी बुद्धिमानी से खुश दिख रहे थे। आग को देखकर सभी का ध्यान उस ओर चला गया और दोनों श्रुति के कमरे में चले गए। श्रुति रुद्र को देखकर खुशी से दौड़कर उसके गले लग गई। रुद्र को यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि उसकी श्रुति ने उसे माफ कर दिया और फिर रुद्र ने भी श्रुति को कसकर गले लगा लिया। पर अचानक से श्रुति को कुछ रियलाइज हुआ और उसने रुद्र को अपने से दूर करते हुए पूछा, रुद्र, तुम ठीक हो ना? एक पल पहले श्रुति के गले लगने से रुद्र को जो खुशी और तसल्ली मिली थी कि उसे श्रुति से माफी मिल चुकी थी, वो अब वापस शांत हो गई। पर रुद्र के लिए अभी इस बात से ज्यादा जरूरी श्रुति को इस मुसीबत से बचाना था, तो वो अपना दुख छिपाते हुए बोला, श्रुति, हमें जल्दी ही यहां से निकलना होगा, चलो। तीनों जल्दी ही वहां से निकलकर फिर से गुप्त रास्ते के पास आ गए थे। तभी रुद्र को याद आया, वो डिवाइस कहाँ होगी? उसे तो मैं भूल ही गया था। उसने श्रुति से पूछा, श्रुति,
वो डिवाइस कहाँ है? श्रुति कुछ सोचकर उससे कहने लगी, वो डिवाइस तो दुर्योधन के पास है। इससे पहले श्रुति कुछ और कह पाती, रुद्र वापस महल के अंदर चला गया और अर्जुन से श्रुति को ले जाने के लिए कहा। अर्जुन उसको अकेला अंदर नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन रुद्र ने श्रुति के साथ रहने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, तो अर्जुन श्रुति को वहां से लेकर बाहर घोड़ों के पास आ गए। रुद्र अंदर महल में पहुंचकर महामंत्री विदुर को ढूंढने लगा ताकि वो पता कर पाए कि वो डिवाइस कहाँ है। लेकिन इससे पहले रुद्र उन तक पहुंच पाता, पीछे से आकर उसे किसी ने पकड़ लिया और कहा, तो आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए।